Good morning all of you. Welcome to TET and CTET क्रैकर चैनल। NCERT सीरीज में आज हम क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 7 का मेन पॉइंट को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नेम है मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार। राइट, तो सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे कि मानवीय पर्यावरण किसे कहते हैं, है ना। फर्स्ट 7 क्लास का जो ज्योग्राफी बुक है, इसका फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े थे पर्यावरण के बारे में, और वहाँ पर हम लोगों ने समझा था कि पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं, है ना, पर्यावरण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर भी हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि पहले हमें समझना होगा कि पर्यावरण क्या है। तो हमारे आसपास जितना भी चीज़ होता है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, सभी क्या है, हमारा पर्यावरण है। राइट, अब पर्यावरण जो है वो 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पढ़ना क्या है, मानवीय पर्यावरण के बारे में, है ना। थोड़ा सा हम जान लेंगे कि प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं। तो भूमि, जल, वायु और पेड़ पौधों एवं जीव जंतु मिलकर क्या बनाता है, प्राकृतिक पर्यावरण बनाता है ना। उसी तरह से मानवीय पर्यावरण किसे कहेंगे, मानव और मानव द्वारा निर्मित जितने सारे चीजें हैं वो सारा क्या कहलाएगा, वो सारा मानवीय पर्यावरण कहलाया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। तो ये जो है ये क्या है, मानवीय पर्यावरण है, क्योंकि बस्तियां कौन बनाता है, मानव बनाता है, हम सभी बनाते हैं, है ना। परिवहन कौन बनाता है, हम सभी बनाते हैं। संचार जो है वो कौन बनाता है, हम सभी बनाते हैं, है ना। अब इन सभी चीज़ों को हम एक एक करके बारीकी से समझेंगे। राइट, यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई होगी कि पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं, और इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण के अंदर हमें बस्तियाँ, परिवहन और संचार पढ़ना है। राइट, तो देखते हैं और इसके बारे में आगे क्या दिया हुआ है ना। प्रारंभिक मानव क्या था कि पूरी तरह से पूर्ण रूप से प्राकृतिक पर निर्भर था, है ना। जो प्रारंभिक मानव था वो पूर्ण रूप से प्राकृतिक पर निर्भर था, क्योंकि भोजन, वस्त्र और आवास सभी उसे कहाँ से मिलते थे, तो प्राकृतिक से मिलते थे, है ना। तो इसी तरह से घर बनाने, यातायात और संचार को बेहतर साधनों का विकास किया गया। जैसे जैसे मानव का विकास होते गया उसी तरह से वैसे वैसे हमारा जो संसाधन है, हमारा जो मानवीय पर्यावरण है, उसका भी विकास होते गया और उसमें भी बदलाव होते गया। और आज हम लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग किस अवस्था में पहुँचे हैं, है ना। अब हम समझेंगे कि बस्तियां क्या है, बस्तियां किसे कहते हैं। तो बस्तियां वे स्थान है जहां लोग अपने घर के अपने लिए घर बनाते हैं, है ना। बस्तियां क्या है, वे स्थान है जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। पहले का अगर बात हम करें तो पहले मनुष्य क्या करता था, वृक्षों के नीचे रहता था, गुफाओं में निवास करता था, है ना। और उसका जो घर होता था वो अस्थाई नहीं होता था, अस्थाई होता था। जैसे जैसे मनुष्य फसल उगाना आरंभ कर दिया, जब उसे फसल उगाना सीख लिया, तो वह एक स्थान पर उसकी आवश्यकता हुई कि फसल को देख रेख करने के लिए उसे एक स्थान पर रहना पड़ा। और जब आवश्यकता होता है तभी हम कोई चीज़ का निर्माण करते हैं, है ना। तो मनुष्य जब कृषि करना सीख गया, तो जब कृषि करना स्टार्ट कर दिया है, तब क्या उसको देखभाल भी करना होगा, और इसी कारण से मनुष्य जो है अस्थायी रूप से घर बनाकर रहना प्रारंभ कर दिया, है ना। और इसी तरह से जो है बस्तियां का निर्माण हुआ। ठीक है, बस्तियां का जो निर्माण है वो नदी के किनारे से स्टार्ट हुआ। अब नदी के किनारे क्यों स्टार्ट हुआ, क्योंकि नदी से
हम जो मनुष्य था वह अपने आवश्यकता का चीज को पूरा करता था। जैसे वो कृषि करता था तो नदी से क्या होता था, उसकी सिंचाई हो जाती थी, नदी से मछलियाँ वगैरह पकड़ लेता था, है ना, और भी सारे काम नदी से होता था। तो इस तरह से जो बस्तियाँ का जो निर्माण है वो नदी के किनारे से स्टार्ट होता है। ठीक है। अब बस्तियां जो है वो कितने प्रकार के हैं? बस्तियां 2 प्रकार की होती है। वो कौन कौन सी बस्तियां हो सकती है 2 प्रकार के? तो एक अस्थाई, दूसरा अस्थाई। अस्थाई बस्तियां क्या है? तो अस्थाई बस्तियां है जो कि हम एक अधिक अभी जो हम लोग बस्तियां देखते हैं वो क्या होता है, ये अस्थाई बस्तियां होता है ना। हम अपने घर बनाते हैं, वो भी पक्का हाउस बनाते हैं, अस्थाई रूप से वहाँ रहते हैं, उसे अस्थाई बस्तियां कहते हैं। और अस्थाई बस्तियां क्या होता है? तो यहाँ जैसे आप देखते होंगे कि आपके गांव तरफ या तो फिर कोई कहीं आप जाते हैं तो आप क्या देखते हैं, रोड के किनारे कुछ जो आदिवासी होता है वो अपना छोटा मोटा घर बनाकर टेंट लगाकर रहता है, उसे क्या कहते हैं? अस्थाई बस्तियां कहते हैं, है ना। तो ऋतु प्रवास के कारण भी जो है अस्थाई बस्तियां बनाता है लोग। तो यहाँ पर हम लोग समझें कि जो बस्तियां हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, अस्थाई और अस्थाई। और अभी की बात हम करें तो अभी अधिकांश बस्तियां जो है वो अस्थाई है। ठीक है। ऋतु प्रवास के कारण क्या होता है, अस्थाई बस्तियां का निर्माण करना होता है। क्यों? क्योंकि घने जंगल और गर्म एवं ठंडे रेगिस्तान या पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थाई बस्तियों में रहते हैं। वे आखेटक होते हैं, संग्रहक होते हैं और स्थानांतरित कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं, है ना। तो यहाँ तक बातें क्लियर हुई और आगे पॉइंट हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है। देखिए ऋतु प्रवास क्या है। लोगों के मौसमी आवागमन में ऋतु प्रवास कहते हैं। क्या होता है कि कोई गर्म क्षेत्र है, वहाँ पर जब जो मनुष्य होता है वो अपना जानवर के चारा के लिए या तो फिर जो उसके पास जानवर होता है वो उतना ज़्यादा गर्मी को सहन नहीं कर पाता है, इसलिए क्या होता है, उस क्षेत्र को छोड़कर गर्मी के मौसम में दूसरे क्षेत्र चले जाते हैं, है ना। इस तरह से इसे ऋतु प्रवास कहा जाता है। डैट मीन्स ऋतु के अनुसार वो अपना स्थान को चेंज करते हैं। ठीक है। जैसे देखिए जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम के परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में भी निकलते हैं, है ना। जब मौसम चेंज होता है तो जो पशु होता है उसका चारा के लिए भी क्षेत्र को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे चारा उसके लिए नहीं होता है मौसम चेंज के कारण। राइट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं। देखिए अब क्या होता है कि बस्तियां जो है वो ग्रामीण और शहरी बस्तियां भी हो सकती हैं। तो ग्रामीण बस्तियां और शहरी बस्तियां जो है ये हम लोग को अब ग्रामीण बस्तियां किसे कहेंगे? जो गांव में बस्तियां होंगी उसे हम क्या कहेंगे? ग्रामीण बस्तियां। और जो शहर में होगी उसे कहेंगे शहरी बस्तियां, है ना। गांव की बस्तियां की अगर बात करें तो वहाँ के लोग क्या करते हैं? ज़्यादा कृषि करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, डैट मीन्स मछली का पालन करते हैं, और वानिकी, दस्तकारी, पशुपालन संबंधी ये सारे कार्य करते हैं, है ना। ग्राम में जो गांव टाइप में जो बस्तियां होती हैं वो सघन या विकीर्ण हो सकती है। अब यहाँ समझना होगा कि सघन क्या है। देखिए यहाँ फिगर से आप देख पा रहे होंगे कि सघन बस्तियां, सघन मीन्स बस्तियां जो होती हैं वो घर के आसपास बने होते हैं, मतलब एक और दूसरे घर का जो स्पेस होता है, बीच में जो डिस्टेंस होता है बहुत कम होता है। मतलब सारे जो घर होते हैं एक दूसरे से बहुत नियर होते हैं, सटे हुए होते हैं।
और अगर प्रकीर्ण बस्तियां की बात करें तो यहाँ का जो घर होता है वो दूर दूर पर होता है ना। तो इस तरह की बस्तियां आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो इस तरह की बस्तियां जो है आपको पहाड़ी क्षेत्र में देखने को मिलेंगे, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं, है ना। ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है कि जिस तरह के वहाँ का पर्यावरण होता है उसी तरह के लोग अपना घर बनाते हैं। जैसे अत्यधिक वर्षा वाले अगर क्षेत्र है तो वहाँ पर घर कैसा होगा, तो छत जो होगा वो ढाल होगा, ताकि जो बहुत ज़्यादा वर्षा होता है वो ढाल रहने के कारण पानी क्या होगा, नीचे गिरेगा। इन स्थानों में वर्षा के समय क्या होता है, जल का जमाव होता है और वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा सिल्ट पर घर बनाए जाते हैं। देखिए यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो घर बना हुआ है ये प्लेटफॉर्म या सिल्ट पर बना हुआ है। देखिए इस तरह से ये सिल्ट लगा हुआ है, इतना ऊंचा सिल्ट पर किया जाता है, उसके बाद से घर बनाया जाता है। देखिए ताकि जो बारिश का पानी है वो नीचे जमे और इससे घर का नुकसान नहीं हो, है ना। और जहाँ गर्म जलवायु होती है वहाँ क्या होता है, गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं, जिनकी छतें जो होती हैं वो फूस की बनी होती है, ठीक है ना। और अस्थायी सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, चूर्ण आदि का उपयोग कर घर बनाया जाता है, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि नगरीय बस्तियां क्या होती हैं। तो नगरीय जो बस्तियां हैं वो नगर में जो बस्तियां होती है वो नगर छोटी और शहर उनसे बड़ी होती है। डैट मीन्स यहाँ कहने का मतलब है कि नगर और शहर में क्या डिफरेंट है। तो नगर जो है वो शहर से क्या होता है, छोटा होता है ना। और इसी तरह से जो बस्तियां नगर में होती है उसे नगरीय बस्तियां कहते हैं और जो शहर में होती है उसे शहरी बस्तियां कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे परिवहन। तो परिवहन क्या है, परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। डैट मीन्स जब हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं और जिस साधन का प्रयोग करते हैं वो साधन क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है, ट्रांसपोर्ट कहलाता है ना, यातायात कहलाता है। तो परिवहन जो है पहले के लोग क्या करते थे, यातायात करने के लिए, यात्रा करने के लिए पैदल ही करते थे या जानवरों का यूज करते थे, है ना। लेकिन अब जो इतना विकास होने के कारण क्या होता है, हम लोगों के पास टाइम का बहुत सेव होता है, क्योंकि पहले आदमी जितना डिस्टेंस को 10 घंटा में तय करते थे उतना डिस्टेंस हम लोग अभी 30 मिनट में तय कर लेंगे, है ना। तो इस तरह से जो विकास है उसका जो परिणाम अभी देखने को मिलता है, ठीक है ना। अगर हम पहले के समय की बात करें तो परिवहन के लिए लोग क्या करते थे, पैदल ही जाया करते थे और अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। लेकिन जब से पहिया का जो निर्माण हुआ है, पहिया का जब आविष्कार हो गया है, तब से क्या हुआ, जो परिवहन का जो साधन है उसमें बहुत ज़्यादा विकास हुआ है और आज हम लोग इतना ज़्यादा विकसित हो चुके हैं, है ना। लेकिन वैसी बात नहीं है कि आज पहिया का निर्माण हो गया है तो हम लोग पहले पुराने समय का जो परिवहन था जिसको लोग यूज कर रहे थे उसका यूज करना एकदम बंद कर दिए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज भी हम लोग पशुओं का उपयोग करते हैं। आप गांव साइड में जाकर देखेंगे तो वहाँ पशु से जो बैलगाड़ी होता है, इस तरह का टांगा जो होता है उसका यूज किया जाता है, तो है ना। इस तरह से आज भी यूज होता है लेकिन पहले के अपेक्षा बहुत ही कम यूज होता है, राइट। यहाँ तक की जो बातें हैं वो क्लियर है। आगे हम लोग मूव करते हैं।
देखिए हमारे देश में जो सामान्यतः है किस किस चीज़ का यूज किया जाता था परिवहन के लिए, तो गधे, खच्चर, बैल और ऊंट का प्रयोग किया जाता था, है ना। उसी तरह से अगर दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वहाँ लामा का उपयोग किया जाता था। अब यहाँ बात आती है कि लामा क्या है, तो लामा एक जानवर है जो कि दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है, और इसका उपयोग यातायात के लिए किया जाता है। उसी तरह से तिब्बत की बात अगर हम करें तो यहाँ याक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम वे समुद्री मार्ग से या थलीय मार्ग से आते थे। क्या होता था कि प्रारंभ में अन्य देशों के जो व्यापारी थे भारत में आने में उनको अनेक महीने लग जाते थे। वे किस तरह से आते थे, तो समुद्री मार्ग से आते थे, है ना। और आज के जो टाइम है हम लोग क्या करते हैं, हवाई यात्रा करते हैं और बहुत कम टाइम लेकर हम उस जगह पे पहुंच जाते हैं, है ना। तो इस तरह से हमारा जो आधुनिक साधन है समय एवं ऊर्जा की बचत करता है ना। देखिए भारत में अनेक राष्ट्रीय और राजमार्ग है, ठीक ना। भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है, मतलब जो एक्सप्रेस वे है उसका निर्माण जो है अभी न्यू है, आधुनिक है, ठीक ना। स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग जो दिल्ली में है और मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को ये क्या करता है, जोड़ता है। क्या जोड़ता है, एक्सप्रेस वे जो है ये जोड़ता है, ठीक ना। अब हम लोग समझेंगे कि परिवहन का जो साधन है वो कितने हैं। तो हम सभी जानते हैं कि परिवहन का मेन 4 साधन है, वो है सड़क मार्ग, रेल मार्ग और जल मार्ग और वायु मार्ग। सड़क मार्ग में हम लोग देखते हैं इसका हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं लोकल एरिया को ट्रैवल करने के लिए, है ना। अगर हमें कम दूरी तय करना है तो हम सड़क मार्ग का यूज करते हैं। अगर ज़्यादा दूरी का यूज करना होता है और कम पैसा में यूज करना होता है तो रेल मार्ग का यूज करते हैं, है ना। और जल मार्ग का यूज जो है ये भी किया जाता है, लेकिन ये उतना पॉपुलर नहीं है, ये बिजनेस के लिए होता है, ठीक है। वायु मार्ग का यूज बहुत ही ज़्यादा तीव्र है, बहुत ही तीव्र गति से अगर चारों मार्ग की बात हम करें तो जो वायु मार्ग है इससे अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आप बहुत जल्द पहुंच जाएंगे, आपका टाइम बहुत कम लगेगा, है ना। तो बहुत फास्ट है ये, लेकिन इसमें जो खर्च है बहुत महंगा है, इसलिए इसका उतना ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है। अब हम सभी मार्ग को एक एक करके समझेंगे। देखिए सड़क मार्ग की अगर बात हम करें तो सड़क मार्ग का जो उपयोग है कम दूरी के लिए किया जाता है ना। और ये जो मार्ग है सड़क जो है ये 2 प्रकार की हो सकती हैं, कच्ची और पक्की। कच्ची सड़क की बात करें तो ये कच्ची सड़क का जो कच्ची सड़क जो आपको देखने को मिलेगा वो ग्रामीण एरिया में देखने को मिलेगा। देखिए इस तरह का जो होता है ये कच्ची सड़क आपको दिख रहा है, ये ग्रामीण टाइप में देखा जाता है, ठीक है। और पक्की सड़क जो है ये शहर में देखा जाता है, ये पक्की सड़क हम सभी जानते हैं। तो सड़क 2 प्रकार के हो सकती है, कच्ची और पक्की। कच्ची सड़क कहाँ देखा जाएगा ज़्यादा, तो कहाँ पाया जाएगा, तो ग्रामीण एरिया में, और पक्की सड़क जो है वो शहरी एरिया में, ठीक है। अगर हम बात करें कि हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्ग में एक है। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए आप इस पॉइंट को ध्यान देंगे, ठीक है। सबसे ऊंचा अगर सड़क मार्ग की बात करें तो वो कहाँ है, हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग है, ठीक ना। वो विश्व के सबसे ऊंचे है, ठीक है। सड़क भूमिगत सड़कों को और भी क्या नाम से जानते हैं, तो भूमिगत मार्ग कहा जाता है या सबवे कहा जाता है, ठीक है। सबवे कहें या भूमिगत मार्ग कहें या सड़क मार्ग कहें, तीनों बात एक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग बात करते हैं रेल मार्ग का। तो रेल मार्ग
रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। ठीक ना। क्या होता था, पहले वाष्प इंजन की खोज और औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन को तीव्र विकास में सहायता किया। जब से वाष्प इंजन का खोज हुआ तब से रेल परिवहन का जो विकास है बहुत ही तीव्र गति से हुआ, लेकिन अब तो इसमें डीजल और विद्युत इंजनों का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है और इस कारण से इसका जो स्पीड है बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक ना। और मैदानी भागों में अगर बात करें तो रेल मार्ग ज़्यादातर देखा जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें कि भारत की, तो भारत में एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। आप यहाँ इस बात को नोट करेंगे कि भारत का जो रेल मार्ग है पूरे एशिया में सबसे बड़ा है। ठीक है। देखिए, इस पॉइंट को आप ध्यान में रख सकते हैं कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो कहाँ है, ये पश्चिमी रूस से सेंट पीटर्सबर्ग के प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। ठीक है। तो उतना ज़्यादा नहीं ध्यान में रखना है, आपको सिर्फ रखना है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है जो विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है। ठीक है। जल मार्ग की बात हम कर लेते हैं। तो जल मार्ग क्या होता है, जल के थ्रू यात्रा करना क्या कहलाता है, जल मार्ग कहलाता है। तो अधिक दूरी में भारी और बड़े आकार वाले सामान को ढोने के लिए जल मार्ग जो है सस्ता साधन होता है। ठीक है। और ये भी मुख्यतः दो प्रकार का होता है, अंतर्देशीय जल मार्ग और समुद्रीय मार्ग। अंतर्देशीय जलमार्ग जो होता है उसके थ्रू आप नाव्य और नदियों और झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अंतर्देशीय जलमार्ग में किसका उपयोग किया जाता है, तो नाव्य, नदियों और झीलों का उपयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे देखिए कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग है, वो है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील नदी है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं समुद्री मार्ग का। तो समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग जो है सामान्यतः क्या होता है, व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश लाने और ले जाने के लिए किया जाता है। तो ये बात हुई। और नेक्स्ट जो है पॉइंट वो है वायु मार्ग। तो वायु मार्ग अगर यहाँ से क्वेश्चन बनना होगा तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि वायु मार्ग का जो आरंभ है वो कब से हुआ, तो आपको याद रखना होगा 20वीं सदी से वायु मार्ग का आरंभ हुआ। और वायु मार्ग का जो परिवहन है ये सबसे तीव्र मार्ग है। ठीक ना। ये सबसे फास्ट मार्ग है, इससे अगर आप यात्रा करते हैं तो सबसे पहले पहुंचेंगे। ठीक है। ईंधन की लागत जो है अधिक होने के कारण यह जो है सर्वाधिक महंगा भी है, लेकिन आज के डेट में पैसा तो सबके पास है, लेकिन टाइम का कमी भी सबके पास है। तो इसका जो है ये जो मार्ग है बहुत ही पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि हम सभी के पास पैसा तो है लेकिन टाइम का अभाव सभी के पास है, इसलिए इसका यूज ज़्यादा किया जाता है। ठीक है। और एक भी इसकी जो खासियत क्या है कि वायु यातायात जो है ये खराब मौसम में भी आप कर सकते हैं, जैसे कोहरे एवं तूफान से कुप्रभावित होता ये जो है कोहरे या तूफान से इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। अब कोहरे लगे हुए हैं या तूफान आ रहे हैं फिर भी आप क्या कर सकते हैं, इसे यात्रा कर सकते हैं, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। यह मात्र एक ऐसा साधन है जो कि दुर्गम एवं दूर स्थान पर भी पहुंच सकता है। देखिए इसका यूज बहुत ही रेयर केस में भी किया जाता है, जैसे कहीं बाढ़ आ जाता है ना, तो वहाँ पर
किसी तरह से जाने का रास्ता नहीं रहता है, हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है कि हम वायु मार्ग का यूज करते हैं, लोगों तक हेल्प पहुंचाते हैं, ठीक ना। जब कोई संकटकालीन स्थितियां उत्पन्न होती हैं, लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़ा, दवाइयां बांटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण हवाई पतन भी हैं जो दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क और लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट और काहिरा में है, ठीक है। संचार की बात कर लेते हैं। तो संचार क्या है? संचार एक प्रक्रिया है। संचार क्या है? संचार एक प्रक्रिया है। संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। संचार प्रक्रिया है, लेकिन कैसी है? तो एक दूसरे के पास सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है, ठीक है। तकनीकी विकास के साथ जो है मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है, और यही कारण है कि आज हम घर बैठे यूट्यूब के थ्रू क्या करते हैं, अपना पढ़ाई कर लेते हैं, है ना। जनसंपर्क का एक माध्यम है। और सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा जो संचार है उसमें तीव्रता किस कारण आई है? तो सैटेलाइट से आई है। देखिए, तेल की खोज, वनों का संरक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान और आपदा पूर्व चेतावनी इत्यादि सारी बातों का जो है हम पता कर लेते हैं। वो किसके माध्यम से? तो सैटेलाइट की सहायता से हम पता करते हैं, है ना। अब हम इंटरनेट के थ्रू क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक ईमेल भेजते हैं, है ना, और अपने फ़ोन से घर बैठे बात कर लेते हैं। कहीं जाना डॉक्टर्स के पास जाना रहता था पहले, तो हम जाते थे, नंबर लगाते थे, लेकिन अब हम क्या करते हैं? संचार के थ्रू अपने घर बैठे मोबाइल से या कंप्यूटर से किसी भी तरह से हम नंबर लगा लेते हैं और टाइम सेव होता है हमारा। उसी तरह से ढेर सारे काम हम संचार के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो हमारा जीवन को ये सारी चीज़ जो है बहुत ही सुखमय और विकसित बना दिया है, राइट। तो इस तरह से ये सारे जो चैप्टर था खत्म हो गया। इसका हम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको समझ लेते हैं। देखिए, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। सेकेंड जो है इसमें देखिए, फर्स्ट क्या है? इनमें से कौन संचार का साधन नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो है संचार का साधन नहीं है? देखिए, टेलीफोन क्या है? संचार का साधन है ना। पुस्तक भी क्या है? संचार का साधन है। और मेज जो है ये संचार का साधन नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? मेज। सेकेंड नंबर, इनमें से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है? तो इनमें से कौन सा जो है सड़क का भूमिगत निर्माण है? तो अभी हम लोग पढ़े थे, सड़क मार्ग कहिए या भूमिगत मार्ग कहिए या तो फिर सबवे कहिए, तीनों बात क्या है? एक है, तो सबवे। गांव में किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा यातायात का साधन उपयुक्त है? तो किसी भी द्वीप पर पहुंचने के लिए जो है जहाज का यूज हम करेंगे, क्योंकि रेलगाड़ी वहां तक नहीं पहुंच पाएंगी, रास्ता नहीं होंगी तो। और कार से भी रास्ता होना चाहिए, लेकिन जहाज जो है ये वायु मार्ग से चलता है, तो इसके लिए रास्ता की कोई ज़रूरत नहीं है ना। घ में देखते हैं क्या कहता है, यातायात का कौन सा साधन जो है वो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है? तो हम सभी को पता है कि हवाई जहाज़ जो है ये भी पर्यावरण को इफेक्ट करता है, लेकिन बस जो है ये भी करता है। लेकिन हमारा जो साइकिल है ये वातावरण को किसी भी तरह का प्रदूषित नहीं करता है, प्रदूषण नहीं फैलाता है, जहाँ तक हमारा शरीर के लिए, हमारा हेल्थ के लिए उपयोगी होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर होगा एक होगा। अब कुछ मैच करने वाला है जो देख लेते हैं। इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट संचार का एक साधन है, ठीक है। तो का आप इससे मिलान कीजिएगा। नहर मार्ग क्या है? तो नहर मार्ग जो है अंतर्देशीय जल मार्ग है। नगरीय क्षेत्र क्या है? नगरीय क्षेत्र जो है वो
जहाँ लोग उत्पादन, व्यापार और सेवा क्षेत्र में कार्यरत रहते हैं। ठीक है। सघन बस्ती क्या है? तो बहुज नियर में जो है घर बने होते हैं, आसपास निर्मित घरों वाले क्षेत्र हैं। ठीक है। इस तरह से ये जो चैप्टर 7 है उसको हम लोग मेन पॉइंट को डिस्कस कर लिए हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया ही होगा। वीडियो पसंद आया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन आएगा उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का जो वीडियो है आपके पास पहुंचता रहे। थैंक यू।